हेलो, वेलकम टू ईरा एकेडमी। दिस इज लिप्सा साहू और ये हमारा 12th पार्ट है ऑफ आवर ऑनगोइंग सीरीज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसमें मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ओके, सो हियर इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मुझे ये पूछा है कि ये प्रोटॉन बीम पासेस विदाउट डेविएशन। A proton beam passes without deviation through a region of space. तो एक प्रोटॉन बीम है जो बिना किसी डेविएशन के एक स्पेस में पास करे जा रहा है। ठीक है, दिस स्पेस हैज यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विथ ई की वैल्यू गिवन है एंड बी का वैल्यू हमें गिवन है। हमें पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द बीम इज। तो हमें जो बीम जा रहा है ना बिना डेविएशन के, उसका वेलोसिटी पूछा है। तो पहले बात तो यहाँ पे देखो दिया है विदाउट डेविएशन, मतलब एक बीम ऐसे ही स्ट्रेट जा रहा है, उसका कोई डेविएशन नहीं हो रहा। राइट, तो अगर एक बीम स्ट्रेट जा रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। राइट, तो एफ विल बी 0। तो अब हमें लॉरेंस फोर्स से ये पता है, हमें लॉरेंस फोर्स से ये पता है कि एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। राइट, अब देखो एफ की वैल्यू तो हमारा 0 है क्योंकि बिना किसी डेविएशन में स्ट्रेट लाइन में बीम जा रहा है। राइट, तो अब हम इससे ये लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज क्यू ई इक्वल टू क्यू बी बी। ये हम लिख सकते हैं। राइट, क्यू क्यू तो कैंसिल हो गया और हमें देखो पूछा है वेलोसिटी। राइट, तो वेलोसिटी हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई बी, है ना। ये आप याद भी रख सकते हो, मोस्ट जगह ये हम यूज करते हैं। अगर कहीं वेलोसिटी पूछा हो ना तो मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हम करते हैं। जब हम ईएमटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें ये वाला फॉर्मूला का बहुत यूज होगा। ओके, तो अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 220 किलो वोल्ट पर मीटर। किलो वोल्ट को हम 10⁻³ वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। राइट, ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड देखो 50 मिली टेस्ला है, मतलब 50 × 10⁻³ टेस्ला। अब बस पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। तो ये हो गया 220 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 50 × 10⁻³ 0 0 कैंसिल। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे वो निकलेगा 4.4 × 10⁶, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, अब जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 पे ये पूछा है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L is placed parallel to the magnetic field। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज ये एक वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलली है। राइट, placed parallel to the magnetic field, the magnetic magnitude of force due to current carrying conductor is equal to। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड पूछा है फोर्स का। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। राइट, ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। राइट, तो ये वाला को याद रख लेना अगर नहीं पता हो। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है ना। अब देखो पता है ये पैरेलल है, जो जो कहा ना करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने सपोज एक वायर ले रखा लेंथ एल का, वो पैरेलल है, मतलब थीटा है 180 डिग्री। राइट, तो एफ को हम लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। तो साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0। राइट, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, पैरेलली हो, राइट, तो उस केस में उसमें फोर्स जो वर्क करता है वो 0 होता है। ये वाला आप सिंपली याद भी रख सकते हो, और डेरिवेशन तो आपको पता चल ही गया। राइट, अब जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे पूछा है कि टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट्स ईच अदर बिकॉज। तो यहाँ पर पूछा है कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है। ओके, तो वो अगर एक डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो हम पता करते हैं क्यों करते हैं। ओके, तो
सपोज मैंने एक OR ऐसे ले रखा, देखो ये वाला मैंने 2 OR ले रखा, ठीक है। इसमें करंट में दोनों में ही अपर डायरेक्शन दे देती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों OR में करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हमें पता है। तो देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में डाउनवर्डली फ्लो कर रहे हैं। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और हमें पता है जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है वहां मैग्नेटोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, राइट। वहां पे मैग्नेटोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है, ये तो हमें पता है ना। जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वहीं पर मैग्नेटोस्टैटिक अट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है, इसीलिए जो कि आंसर है डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम जो है वो अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए 2 वायर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा अगर हम फिजिकली समझे, फिजिक्स यूज करेंगे, तो देखो सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि करंट दोनों ही ऊपर की डायरेक्शन में है, तो सिंपली अपना राइट हैंड थंब रूल लगा दो। यहाँ पर पॉइंट P पे जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, है ना, और यहाँ पर जो आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ओके, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो ये दोनों भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सो द आंसर विल बी मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। अब जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 पे पूछा है कि टू लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d कैरीज ए करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर भी 2 कंडक्टर दे रखा, वहां पर करंट सेम डायरेक्शन में I1 और I2 जा रहा है, और दोनों के बीच डिस्टेंस है ना वो d दे रखा, ओके। दे एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। ये जो है ना एक दूसरे पर फोर्स F एक्सर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स F दे रहे हैं, ओके। नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड 2 times and its direction is reversed। तो यहाँ पर अभी क्या कहा ना कि वहां पर जो करंट है, सपोज I1 वो जो है वो 2 times इंक्रीज कर गया, ओके, और जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो गया, सपोज डाउनवर्ड हो गया, ओके। द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3D, और जो डिस्टेंस है वो भी 3D हो गया, ओके। द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम, अब उनके बीच जो फोर्स होगा वो हमें पूछा है कि क्या होगा। तो हमें पता है इन केस ऑफ कंडक्टर, हमें पता है इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर आप कह सकते हो, ओके। इन केस ऑफ कंडक्टर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 डिवाइडेड बाय d, राइट, ये हमें पता है ना। तो यहाँ पर देखो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, करंट जो है वो 2I1 हो रही है, तो हम लिख सकते हैं F डैश विल बी 2I1 I2 और D डैश की जगह 3D। अब देखो ये I1 I2 डिवाइडेड बाय D जो है वो F है, तो हम लिख सकते हैं F डैश विल बी 2/3 ऑफ F, राइट। अब देखो हमें तो करंट का मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स दे रखा इधर 2 times and its direction is getting reverse। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है इसका मतलब फोर्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बस आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इससे याद रखना है। इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स जो है वो करंट के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली और डिस्टेंस बिटवीन देम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो और आंसर निकाल दो। एंड डेफिनेटली डायरेक्शन में मैटर करता है कि एक डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट पे है, जहां यहाँ पर वेरी कर गया। आप में से कई सिर्फ सी डाल के चले आते, लेकिन देखो क्वेश्चन तो अलग पूछा है, राइट। अब जाते हैं क्वेश्चन 5 पे।
क्वेश्चन 5 पे दिया है कि करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मतलब इसका कुछ तो यूज है। देखते हैं आगे। इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ, तो उसने कहा कि एक स्क्वायर लूप है, इसमें सपोज ये एबीसीडी करके एक स्क्वायर लूप है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लटक रहा है। ओके, तो अगर आप किसी भी फील्ड में एक स्क्वायर लूप को लटकाओगे तो वो टर्न करेगा, एक टर्क देगा, राइट, ये रोटेट करेगा है ना, तो एक टर्क टाउ तो देगा ही। अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, राइट। अगर फोर्स होगा भी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो टर्क में लग जाएगा। फोर्स तो 0 होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और स्क्वायर लूप। ओके, तो एक आर्म में दे रखा कि फोर्स F है, एक आर्म में हमें दे रखा कि फोर्स जो है वो F है। तो पूछा है कि फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स। तो देखो हमें तो पता है टोटल फोर्स हमें 0 होना है, तो अगर यहाँ पर एक ही आर्म में फोर्स F गिवन है तो ऑब्वियसली बाकी जो 3 होंगे तीनों को मिलाकर -F होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 बनेगा है ना। क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, और एक स्क्वायर लूप है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज नहीं हो रहा तो उसका फोर्स आएगा कैसे? इसका मतलब टोटल फोर्स 0 होगा ना। तो अगर एक ही साइड में F फोर्स लग रहा है तो बाकी तीनों का मिला के -F होगा, ताकि टोटल F जो है वो 0 हो सके। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। अब जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पे पूछा है कि the full scale deflection current of a galvanometer of resistance 1 ohm is 5 milliampere। यहाँ पर हमें देखो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाता है IG वो गिवन है 5 milliampere और रेजिस्टेंस भी गिवन है 1 ohm। ओके, what is the value of resistance which is connected in series to convert it into a voltmeter of range 5 volt। तब पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप कोई रजिस्टर लगा रहे हो, राइट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ताकि जो वोल्ट मीटर का वोल्टेज है ना वो 5 वोल्ट हो जाए, ये हमें पूछा है, राइट। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू I G प्लस R, राइट, यही तो होता है फॉर्मूला। ओके, और यहाँ पर हमें पूछा है R की वैल्यू, तो ये R हो जाएगा B, यहाँ पर जो करंट होता है वो गैल्वेनोमीटर करंट होता है। ओके, IG, टोटल करंट I होता है, टोटल करंट इधर होता है I, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाता है वो होता है IG। तो ये वाला फॉर्मूला है IG होल इंटू G प्लस R। ओके, तो यहाँ पर R का वैल्यू हम के R का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं V बाई IG माइनस G, राइट, ये हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखो V का वैल्यू हमें पता है 5 वोल्ट, IG पता है, और G क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो G का वैल्यू हो जाएगा 1, है ना। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो अगर वैल्यू पुट करोगे ना तो आंसर कुछ इस तरह निकलेगा, लाइक R इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 5 into 10 to the minus 3 मिलीएम्पियर था ना, -1, which will be 1000 minus 1, answer will be 999 ohm। So answer will be option B। तो 999 ओम का रजिस्टर लगाने पर एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह वर्क करता है। ये भी हमें सिंपली पता है, अगर आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एक हाई रजिस्टर लगाना होगा, और वो भी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। ये कंडीशन होता है ना एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यही तो कंडीशन होता है कि रजिस्टर बहुत ही ज्यादा होना चाहिए और वो सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। देखो प्रैक्टिकल भी हमें यही दिख रहा है, 999 ओम, समझ रहे हो, मतलब एक तरह से 1000 ओम का एक रजिस्टर आपको लगाना होगा एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन 7 पे।
तो क्वेश्चन 7 पे पूछा है कि टू गैल्वेनोमीटर्स ए एंड बी require 3 milliampere and 5 milliampere current respectively to produce the same deflection of I naught division. तो यहाँ पर हमें दो गैल्वेनोमीटर गिवन है, एक है ए एक है बी। गैल्वेनोमीटर ए में 3 मिली एम्पियर का करंट लगता है और बी में 5 मिली एम्पियर का करंट लगता है। तो पूछा है कि किसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, राइट। तो गैल्वेनोमीटर के केस में सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई आई, राइट। यही तो होता है सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। इट मींस सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जिसमें करंट ज्यादा होगा उसका सेंसिटिविटी कम होगा और करंट कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो देखो ए में करंट कम है और बी में ज्यादा, इसका मतलब सेंसिटिविटी ए में ज्यादा होगा और बी में कम। ढूंढते हैं ऑप्शन। सो ए इज मोर सेंसिटिव देन बी। देखो ऑप्शन ए में ही हमको सही आंसर मिल गया। आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर के केस में सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, थीटा पूछो कि थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और आई तो करंट सबको पता ही है ना, राइट। अब जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। देखो क्वेश्चन 8 पे पूछा है कि गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर शुड हैव, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक हाई रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। एक हाई रेजिस्टर को सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना होगा, राइट। तो देखो लो रेजिस्टेंस सीरीज नहीं, लो रेजिस्टेंस पैरेलल नहीं, हाई रेजिस्टेंस सीरीज यस। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। होप यू ऑल गेट दैट। अब जाते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 पे क्या पूछा है कि एक गैल्वेनोमीटर has a resistance of 100 ohm. एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 ohm. A potential difference of 100 millivolt between its terminal give a full scale deflection. एक जो पोटेंशियल डिफरेंस 100 मिलीवोल्ट लगाने पर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, पोटेंशियल हमें गिवन है 100 मिलीवोल्ट, मतलब 100 × 10⁻³ वोल्ट। तो हमें पूछा है कि द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर रीडिंग अप टू 5 एम्पियर इज। तो हमें शंट रेजिस्टेंस आर एस का वैल्यू पूछा है, राइट। तो शंट रेजिस्टेंस आर एस या फिर एस, कुछ भी ले लो, एस ले लो। एस का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले बात तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है ये कैलकुलेट करना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल करंट माइनस गैल्वेनोमीटर का करंट इनटू जी। यही होता है शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, राइट। अब देखो हमें आई गिवन है 5 एम्पियर, लेकिन हमें आई जी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है क्या ये गिवन है, नहीं, राइट। तो हम आई जी निकालते हैं। तो आई जी निकालने के लिए क्या करेंगे, आई जी इक्वल टू वी बाई आर, ये तो हमें ओम्स लॉ से पता है। अभी देखो v का वैल्यू तो हमें गिवन है, राइट। v का वैल्यू तो हमें गिवन है व्हिच इज 100 × 10⁻³ और r का वैल्यू हमें अभी मिला 1000, राइट। सो आंसर विल बी 10⁻³ एम्पियर। आई का वैल्यू हमें मिल गया। अब बस पुट योर वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ सॉरी 10⁻³ इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा 0.02 ओम। ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 पे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज, ऑसिलेटरी चार्ज, बोथ बी एंड सी। अच्छा, तो हमें एक बात पता है कि अगर चार्ज रेस्ट पे हो
ठीक है, सपोज एक चार्ज क्यू में ले रही हूँ, वो रेस्ट पे हो, तो वो मुझे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चारों तरफ अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। एक चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा या नहीं? अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, राइट। और अगर एक चार्ज मूव कर रहा हो, सपोज भी वेलोसिटी में मूव कर रहा हो, तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, राइट। मतलब अगर स्टैटिक चार्ज हो तो वो देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मूविंग चार्ज हो, और कह सकते हो कि ऑसिलेटरी, मतलब मूव करने के बजाय अगर वो इधर 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 ऑसिलेट कराए, अगर ऑसिलेटरी चार्ज भी हो तो वो मुझे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देता है ना। ये तो पता है हमें, ये बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पहले यही तो पढ़ा था कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट है ना, स्टैटिक चार्ज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और मूविंग एंड ऑसिलेटरी चार्ज मुझे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देता है। मतलब मूविंग चार्ज भी देता है, मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटरी चार्ज भी देता है। तो आंसर विल बी बोथ बी एंड सी, राइट। अब जाते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 में पूछा है कि a charge particle enters a magnetic field B with its initial velocity making an angle 45 degree with B। तो B मैग्नेटिक फील्ड B के साथ एक जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, वो 45 डिग्री बना रहा है। मतलब देखो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल भी वेलोसिटी जा रहा है B cos थीटा पे, और परपेंडिकुलर भी एक वेलोसिटी मुझे मिल रहा है B साइन थीटा पे, राइट। मतलब देखो, बी परपेंडिकुलर भी मुझे मिल रहा है, बी पैरेलल भी मुझे मिल रहा है। और अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा हो तो उसपे मैंने क्लियरली ये डिस्क्राइब कर रखा कि बी परपेंडिकुलर जो होता है, बी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो मुझे सर्कुलर मोशन देता है, राइट। एक पार्टिकल को वो सर्कुलर मोशन देता है, और बी पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन देता है, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन देता है, राइट। तब देखो, एक पार्टिकल सपोज इधर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो उसे घुमाना चाहेगा ऐसे सर्कल में, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इसे आगे लेना चाहेगा, है ना। पैरेलल कंपोनेंट इसे आगे लेना चाहेगा, जबकि परपेंडिकुलर इसे घुमाना चाहेगा। मैंने कहा ना, परपेंडिकुलर सर्कुलर देता है और पैरेलल स्ट्रेट। तो ऐसे ऐसे करके डोंट यू थिंक कि पार्टिकल कुछ इस तरह मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे। देखो, एक स्ट्रेट खींच रहा है, एक घुमा रहा है, एक फिर खींच रहा है, एक घुमा रहा है, फिर खींच रहा है, घुमा रहा है। तो ऐसे ऐसे, तो ये पाथ क्या होता है, हेलिकल, राइट। तो ये वाला पाथ को हम हेलिकल पाथ ही तो कहते हैं। तो देखो, अगर 45 डिग्री पे वेलोसिटी है तो वो हमें एक हेलिक्स पाथ देगा, राइट। अब जाते हैं क्वेश्चन 12 और आखिरी क्वेश्चन पे, ओके। तो आखिरी क्वेश्चन पे हमें ये पूछा है कि स्मॉल सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज द करंट आई। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, जो करंट आई कैरी कर रहा है, ओके। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। तो द टेंशन इन द लूप विल बी डबल इफ। तो इसका जो टेंशन है वो डबल होगा कब, ये मुझे पूछा है, राइट। तो देखो, अगर एक सर्कुलर लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो मैंने कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब टॉर्क आता है ना। तो हमें पता है टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एम क्रॉस बी को मैं लिख सकती हूँ एम बी साइन थीटा। अब देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं लिख सकती हूँ करंट इनटू एरिया। मुझे पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया। तो देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मुझे ये पता चल रहा है कि टाउ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। तो यहाँ पर देखो, मुझे पूछा है कि कब टेंशन या फिर टाउ, जो भी, टॉर्क इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स, है ना। तो टेंशन कब होगा डबल, जब
उसका करंट डबल होगा, राइट, क्योंकि टेंशन यहाँ पर करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। होप आप सबने ये समझ लिया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच कि आखिर तक आपने पेशेंसफुली ये वीडियो देखा और मुझे समझने की कोशिश किया, मतलब मैं जो समझा रही हूँ समझने की कोशिश करा। थैंक यू।